हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम क्लास 12 की जो हिंदी का प्री बोर्ड हुआ था 2021 में, टर्म 1 का अभी हुआ है ये आपका एग्ज़ाम। प्री बोर्ड है, एग्ज़ाम नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम होने अभी बाकी है। तो उसकी प्रिपरेशन आप सभी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, ये मैं आशा करती हूँ आप सभी से। तो यहाँ पर हम क्या है, उस प्री बोर्ड का सॉल्यूशन करेंगे, वो भी क्या है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कि केवल हम आंसर नहीं बताएंगे, हम आपको आंसर की एक्सप्लेनेशन भी देंगे, व्याख्या भी देंगे। तो यहाँ पर मैं खंड 2 यानी कि जो सेक्शन हमारा दूसरा है वो करवाऊंगी, क्योंकि हमारा जो सेक्शन ए होता है उसमें गद्यांश और पद्यांश आता है और जो कभी भी रिपीट नहीं होता है। तो उसे आप खुद ही प्रैक्टिस करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 37 वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ से आपका अभिव्यक्ति और माध्यम के जो क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर है, वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला 37 वाला यहाँ पर कह रहा है, किसी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में मात्र सूचना देने हेतु तत्काल दर्शकों तक पहुँचाना कहलाता है। तो यानी कि इन्होंने कहा है, अगर आपको याद हो टीवी के जो चरण थे, टेलीविज़न के जो चरण थे, वो आपके 7 चरण हैं। पहला फ्लैश या फिर जो ब्रेकिंग न्यूज़ जिसे कहा जाता है, दूसरा ड्राई एंकर, तीसरा फ़ोन इन, चौथा एंकर विजुअल, पांचवा एंकर बाइट, छठा लाइव और सातवां एंकर पैकेज। ठीक है, ये 7 चरण मैंने आपको पहले ही बताए थे जब मैं आपको चैप्टर करवा रही थी। तो इसमें जो आपको अगर ना पता हो तो अभिव्यक्ति और माध्यम के सारे चैप्टर्स हमने बहुत अच्छे से, जो हिंदी कोर्स जिस बच्चे के पास है उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है और हिंदी इलेक्टिव वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अलग प्लेलिस्ट है, तो उसे देख सकते हैं। चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो ये डेफिनेशन दी गई है, किसकी दी गई है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, लाइव, दूसरा है फ्लैश। तो फ्लैश या फिर ब्रेकिंग न्यूज़ जो है उसी की ये डेफिनेशन है, तो आपका हो जाएगा ख वाला ऑप्शन। ठीक, यानी कि कोई भी अगर जो खबर है, यानी कि जो बड़ी खबर, एकदम से कोई बड़ी खबर हुई है और उसकी कोई फोटोज़ वगैरह या फिर कुछ वीडियोज़ वगैरह कुछ नहीं प्राप्त हो रही है, ना ही वहाँ पर अभी लाइव पहुँचा जा सकता है, लाइव एंकरिंग जो है वो भी नहीं की जा सकती है। तो उस टाइम पर क्या करते हैं, उस टाइम पर बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में उसके बारे में केवल सूचना देना, क्योंकि हर न्यूज़ चैनल चाहता है कोई भी बड़ी खबर हो तो सबसे पहले उसका जो न्यूज़ चैनल है वो क्या है, दर्शकों को सूचना प्रदान करे, जिससे विश्वास बने। तो यही तो होता है, जब हम न्यूज़ कोई बड़ी आती है हम देखते हैं सबसे पहले किसने बताई, तो इससे हमारा विश्वास और बढ़ जाता है उस न्यूज़ चैनल को लेकर। तो यही चीज़ है, सबसे पहले क्या करी जाती है, बड़ी से बड़ी खबरों को कम से कम शब्दों में अगर सूचित किया जाता है दर्शकों को, वो भी तत्कालिक जो दर्शक होते हैं यानी कि उसी टाइम पर पहुंचाया जाता है उन दर्शकों तक, तो वो क्या होती है, फ्लैश या फिर ब्रेकिंग न्यूज़ जिसे कहा जाता है। अब यहाँ पर जो लाइव है, यानी कि ऑप्शन ए जो दे रखा है लाइव, लाइव का मतलब क्या है, लाइव का मतलब होता है कि अगर आपने देखा हो कि जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं वो क्या कहते हैं कि आपका क्या किया जा रहा है, घटना स्थल से सीधा प्रसारण किया जा रहा है। यानी कि जो न्यूज़ रिपोर्टर होती है वो कहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर भी ये घटना हुई है, जहाँ पर भी ये बड़ी खबर जो है वो घटित हुई है, वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं और बिल्कुल लाइव जो है आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर है एंकर बाइट। एंकर बाइट, बाइट का मतलब क्या होता है, बाइट का मतलब होता है कथन। तो आपको याद रखना है, जब टेलीविज़न पे किसी भी खबर की पुष्टि करने के लिए, उसे प्रूफ करने के लिए कि ये जो खबर है आपको दिखाई जा रही है वो बिल्कुल सही है, तो उसको प्रूफ करने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए क्या किया जाता है, बाइट दिखाई जाती है किसी व्यक्ति की। कथन, किसी व्यक्ति ने कुछ कथन कहा है, पॉपुलर कोई व्यक्ति, यानी कि मैं अगर कुछ कथन कह दूँ तो वो तो नहीं दिखाया जाएगा उसका प्रूफ देने के लिए। अगर उस खबर को लेकर मैं एक पॉपुलर उसमें आ रही हूँ, प्रसिद्ध उसमें आ रही हूँ, तो शायद मेरा जो बाइट है वो दिखाया जाएगा। तो इसी तरीके से, यानी किसी द्वारा कोई ऐसा कथन कहा गया है जो उस खबर की पुष्टि कर रहा है, तो उस कथन को दिखाया जाता है। तो बाइट का अर्थ कथन होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ड्राई एंकर, ड्राई एंकर का मतलब क्या होता है, ड्राई एंकर का मतलब होता है कि एंकर किसी भी खबर के बारे में क्या करता है, दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ पर हुई है, क्या हुआ है, कब हुआ है और कैसे हुआ है। 4 बातें ध्यान रखनी, कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। ये सारी बातें क्या करता है, जब वह अपने दर्शकों को बताता है, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं उसे इंक्लूड करके उनका आंसर अपने जो खबर बता रहा है उसमें पूरे के पूरे आंसर डाल देता है। ठीक है, इसे बोला जाता है ड्राई एंकर। तो ये हो गया, हमने सारा समझ लिया और हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक था। जिसने ऑप्शन नंबर बी सही करके आया होगा उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 38 वाला, रेडियो जनसंचार का कैसा माध्यम है। तो रेडियो कैसा है, सिंपल सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला दृश्य श्रव्य, दूसरा है शब्द, तीसरा श्रव्य और चौथा है गति। तो ये है श्रव्य माध्यम। दृश्य श्रव्य कौन सा माध्यम होता है,
जो दृश्य श्रव्य माध्यम होता है वो होता है टेलीविज़न, ठीक है। एक लीनियर माध्यम अगर पूछा जाए कि एक लीनियर माध्यम कौन सा है, तो वो भी क्या है, रेडियो होता है, क्योंकि उसमें केवल हम सुन सकते हैं। एक ही तो काम कर रहा है रेडियो, उससे हम केवल सुन सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं उसे। तो दृश्य श्रव्य कौन सा माध्यम होता है, टेलीविज़न होता है, और श्रव्य माध्यम कौन सा होता है, रेडियो होता है। तो हमारा बी ये सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला छापाखाना कब खुला। तो जो भारत है उसमें पहले छापाखाने की बात की जाए तो वो हुआ था 1556 में गोवा में। तो बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और क्यों खोला गया था, क्योंकि जो ईसाई मशीनरी हैं वो क्या करना चाहते थे, अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे, और उसके लिए पुस्तकें जो है वो प्रकाशित करना चाहते थे, छापना चाहते थे। उसके लिए छापे खाने की जरूरत पड़ी, तो 1556 में गोवा में छापाखाना खोला गया था पहला, आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ये मैं जब अगर आपने देखा हो कि मैंने जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की अभिव्यक्ति और माध्यम की जो वीडियो बनाई गई है, चाहे वो जो क्वेश्चन है वो वैसे तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, पर उसमें मैंने जो है उस टाइम पर कैसे क्वेश्चन आते थे, अभी तो एमसीक्यूज आते हैं, पहले वैसे क्वेश्चन आते थे, तो क्वेश्चन वही रहते हैं, उनके एमसीक्यूज बना दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको क्या करना, चालाकी करनी है, ये नहीं सोचना है कि ये एमसीक्यू नहीं है तो हम नहीं देखेंगे, हम नहीं करेंगे। तो ये आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि अगर आप ये सोच कर पीछे रह जाओगे कि ये जो है इसमें तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं पर एमसीक्यूज तो नहीं है, पर सीबीएसई क्या कर रहा है, बना तो वही क्वेश्चन रहा है ना, पिछले जो क्वेश्चन उसने दिए हैं वही उठा रहा है, क्योंकि वही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए। तो वही रिपीट कर रहा है, पर क्या कर रहा है, उसे ऑप्शन में क्रिएट कर दे रहा है। तो अब खुद आपको देखना है कि आपको क्या करना है। जो टॉप करेंगे बच्चे, वो जरूर, मैं कह रही हूँ प्रीवियस ईयर जरूर करेंगे वो, ठीक है। अब यहाँ पे 40 वाला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक औजार है जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो इंटरनेट किस प्रकार का औजार है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है सूचना व मनोरंजन के लिए। साथ साथ में आप सभी क्या कर सकते हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। दूसरा, ज्ञान व सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए। तीसरा, केवल ख, और चौथा है कै व ख दोनों। तो सूचना और मनोरंजन, अगर आपने देखा इंटरनेट इस टाइम पर इतना ज़्यादा वो हो गया कि सूचना तुरंत, जो सूचना है इंटरनेट के थ्रू पहुँच जाती है हमारे पास, और मनोरंजन का भी साधन हो चुका है। हम जब भी कुछ मनोरंजन करना चाहते हैं तो इंटरनेट ऑन करते हैं, अपना फटाफट कुछ भी सर्च कर लेते हैं। तो ये तो है ही। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है ज्ञान व सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान का। इससे हम ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये आप सभी वीडियो देख रहे हैं तो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना। इसी प्रकार से अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, बुक्स वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं, तो ज्ञान प्राप्त भी होता है। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप क्या है, इंटरनेट का प्रयोग कर लेते हैं। सार्वजनिक संवाद, यानी कि कुछ भी अगर सार्वजनिक रूप से घटित हुआ है, कुछ भी संवाद वगैरह है, वो भी आप आदान प्रदान कर सकते हो इंटरनेट का प्रयोग करके। तो इस प्रकार का औजार कहा जा सकता है। दोनों ऑप्शन ठीक है, इसलिए आपका ये वाला घ वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी कै व ख दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 वाला है, कह रहा है कविता का पहला उपकरण किसे कहा गया है। तो कविता का पहला उपकरण किसे कहा गया है, पहला यहाँ पर ऑप्शन है शब्द। तो शब्द ही आपका ठीक है, शब्द को ही कविता का पहला उपकरण कहा गया है। प्ले विद द वर्ड्स, मैंने जब आपको करवाया था कविता वाला चैप्टर अभिव्यक्ति और माध्यम, मैंने आपको बताया था प्ले विद द वर्ड्स, यानी कि शब्दों के साथ खेलना ही कविता है। कविता की डेफिनेशन आपको ये रट लेनी है, आपको पता चल जाएगा कि कविता का पहला उपकरण है क्या। अगर शब्दों के साथ खेलना नहीं आएगा तो कविता रचना करनी आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। यानी कि जो भी कवि होते हैं पहले वो शब्दों के साथ खेलते हैं, यानी कि कविता में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उन्हें क्या है कुछ फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। वो अपनी मन चाही जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी भाषा में, कोई भी भाषा, शुद्ध, यहाँ तक कि कबीर ने शुद्धकड़ी जो भाषा है उसका प्रयोग भी कर रखा है, ठीक है। यानी किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हो आप कविता में, बिल्कुल छूट होती है, स्वतंत्र होते हो, कोई भी लयबद्ध होनी चाहिए बस वो, ठीक है। छंद का प्रयोग करना चाहो तो करो, अलंकार का प्रयोग करना चाहो तो करो, अपने मन के भावों को किसी भी अर्थ में बस आप प्रकट करो, बस वहाँ पर जो शब्द हैं वो अच्छे से आपको आने चाहिए। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक। अब हमारा जो है यहाँ पर आ गया सेक्शन ये सी वाला, तो इसे देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए, तोड़ो कविता दे रखी है, तो ये तोड़ो कविता देखकर मुझे ऐसा लग रहा है पिछली बार जो आपका नहीं, आपके जो सीनियर रह चुके हैं उनका जो प्री बोर्ड तो हुआ नहीं था उनका उस टाइम पर उनका जो हुआ था, उनका जो सैम्पल पेपर आया था उसमें तोड़ो कविता दे रखी थी। और अब की बार भी शायद आपके में भी तोड़ो कविता आई थी जो सैम्पल पेपर था, और जो ये प्री बोर्ड है आपका उसमें भी तोड़ो कविता आई है। तो इसको देखकर मुझे लग रहा है जो तोड़ो कविता मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कवर फटाफट कर लो,
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो तोड़ो कविता लिखी गई है बहुत सरल शब्दों में है, पढ़ के लगता है बहुत आसान है, पर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं, यानी कि कविता में जो कवि है वो क्या कहना चाहता है इसको लेकर पूछ लिए जाते हैं, आपने भी देखा होगा। तो मैंने जो तोड़ो कविता के एमसीक्यूज करवाए हैं बहुत अच्छे से करवाए हैं, हर टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, और उसके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखने को मिले भी हैं। तो ये तोड़ो कविता पढ़ लेते हैं। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। ठीक है, इसका अर्थ तो आप सभी को पता ही होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं 42 वाला क्वेश्चन अपना। कवि किसे तोड़ देने की बात करता है, तो कवि किस चीज़ को तोड़ने की बात कर रहा है, ऑप्शन को देखकर ही बता सकते हैं। वैसे तो अगर देखें तो मन की खींच को तोड़ने की बात कर रहा है वो, अगर उसका अर्थ देखें तो हम, पर यहाँ पर ऑप्शन में पत्थर को, चट्टान को, झूठे बंधनों को, यानी कि जो लाइन में लिखा गया था, ऊपर पंक्ति में लिखा गया था, वही चीज़ें उठाकर दे दी, तो इसलिए ये सारे ऑप्शन ठीक हो गए। तो ये तो अगर कहा जाए बुद्धू से बुद्धू बच्चा भी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर देकर आया होगा, तो इसलिए आपका ये हो जाएगा ये लास्ट वाला ऑप्शन ठीक, अगर उसे आता होगा तो। ठीक है, अब है 43 वाला क्वेश्चन। उपरोक्त जो काव्यांश है किसके द्वारा रचित है। ये क्वेश्चन भी बहुत, मैं कहती हूँ हमेशा आपको जब भी कविता करवाती हूँ या फिर जब भी आपको क्या है जो एमसीक्यूज चैप्टर के भी डाल रखे हमने तो वो भी करवाती हूँ, तो हमेशा ही बोलती हूँ कि चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए, उसकी लाइन आपको पता होनी चाहिए। कैसे पता होगी, जब आपको 3-4 बार उसे रीड करोगे आपको रट जाएंगी वो लाइनें, तो पता चल जाएगा ये चैप्टर इसका, यानी कि कुछ पैराग्राफ उठाकर दे दिया तो पता चल जाएगा ये पैराग्राफ इस चैप्टर का है और इस चैप्टर के रचयिता ये है। तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कविता, जहाँ पर काव्यांश जिसने लिखा है यानी कि इसके द्वारा रचित है, कवि का नाम पूछा गया है, तो वो आपका होगा रघुवीर सहाय, तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 8 ही। ठीक है, इन्होंने तोड़ो कविता लिखी। अब आपको कमेंट बॉक्स से मुझे ये बताना है रघुवीर सहाय ने आपके लिए, आपकी जो बुक है उसमें एक तो तोड़ो कविता शामिल की गई है, दूसरी कविता कौन सी शामिल की गई है, आप मुझे बताएंगे। रघुवीर सहाय डैश, फिर आप उसका नाम बताएंगे, कविता का नाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 44 वाला, पूछ रखा है तोड़ो 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 में निहित अलंकार है, तो तोड़ो 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 में कौन सा अलंकार है। तो मैंने आपको ये वाला प्रश्न करवाया भी है कि तोड़ो 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 जो कविता है या फिर गोड़ो गोड़ो जो शब्द आता है इस कविता में, इन दोनों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द है उस वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि एक शब्द की आवृत्ति एक से ज़्यादा बार जब होती है तो वहाँ पर क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 वाला हमारे सामने है, कह रहा है कवि प्रतीक रूप में किसे तोड़ने की बात कहना चाहता है। तो सारे प्रश्न बिल्कुल सही हैं, हमने पहले कर चुके हैं जब हमने तोड़ो कविता की थी। तो यहाँ पर प्रतीक रूप में यानी कि कवि ने ये कविता लिखी है, पर यहाँ पर इस कविता के थ्रू वो कौन सी बात हमें पहुँचाना चाहता है, तो किस चीज़ को प्रतीक रूप में यहाँ पर तोड़ने की जो बात की गई है वो किस चीज़ को तोड़ने की बात की गई है। पहला ऑप्शन मन की खींच को, दूसरा रस को, तीसरा आशावादिता को और चौथा उसर को। तो यहाँ पर जो कवि है मन की खींच को तोड़ने की बात कर रहा है, यानी कि मन के अंदर हमारी जो खींच है, जो जलन है दूसरों से, उसको निकाल फेंकने की बात कर रहा है। तभी तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, रचना करेंगे किसी चीज़ की। ठीक है, तभी तो वहाँ पर सृजन कार्य हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मन की खींच को निकाल फेंकने की बात की जा रही है तोड़ो कविता में। तो ए ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 वाला है, धरती किसका प्रतीक है। तो धरती किस चीज़ का प्रतीक है। पहला ऑप्शन जमीन, दूसरा मन, तीसरा शरीर और चौथा यहाँ पर रचनाशीलता। तो अगर बच्चा सोच रहा है, अगर आप में से भी कोई सोच रहा है कि धरती का अर्थ ही जमीन होता है, तो यहाँ पर यही होगा, पर यहाँ पर प्रतीक की बात की गई है, ना कि उसके पर्यायवाची शब्द की। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है। तो धरती यहाँ पर जो है एक तरीके से यहाँ पर की गई है रचनाशीलता की बात, यानी कि अगर हम इसे मन कह दें, शरीर कह दें, तो ये सही नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई एक तरीके से पंक्ति नहीं दी गई है जिसमें धरती का प्रयोग है। पर यहाँ पर अगर इस कविता की बात की जाए तो इस कविता में जो धरती शब्द का प्रयोग है वो रचनाशीलता का यहाँ पर प्रयोग किया गया, यानी कि धरती में से जो ये पत्थर है, चट्टाने हैं, उन्हें निकाल फेंकने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हटेंगी तभी तो वो वहाँ पर क्या होगी, रचनाशीलता होगी।
पर यहाँ पर आपका ऑप्शन मन ठीक होगा, क्योंकि जो धरती है उसमें से ये सारी चीज़ें निकाल फेंक देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये सारी चीज़ें निकाल फेंकने के बाद वहाँ पर रचनाशीलता होगी। रचनाशीलता एक प्रक्रिया है, पर यहाँ पर क्या है, धरती जो होगी एक मन ही तो होगा, यानी कि मन में से खीज जलन चीड़ जो है वो निकाल के फेंक देंगे हम। तो इसके बाद हम मन में क्या कर सकते हैं, रचनाशीलता कर सकते हैं, सृजन कार्य कर सकते हैं। तो ये रचनाशीलता तो एक कार्य हो जाएगा, पर धरती को किसके साथ जोड़ा गया है, मन के साथ जोड़ा गया है। तो बी ऑप्शन ठीक है आपका यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए ये यहाँ पर हमें गद्यांश दे रखा है। जब आप इस गद्यांश को पूरा रीड करोगे और आपने किया भी होगा, आपका प्री बोर्ड हो चुका है, तो इसमें आपने पढ़ने के बाद पता चला होगा ये कौन से चैप्टर से, ये आपका संवदिया चैप्टर से दिया गया है। ठीक है, अब आप इसे रीड कर सकते हो पॉज करके, अगर आपको रीड करना है तो। हम क्वेश्चन करते हैं। 47 वाला क्वेश्चन कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश जो दे रखा है किस पार्ट से अवतरित है। तो संवदिया पार्ट से, जैसे मैंने आपको बता दिया, तो ए वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, इस पाठ के माध्यम से व्यक्त कीजिए कि बड़े भैया के मरने के बाद क्या हुआ। तो बड़े भैया के मरने के बाद बहू, जो बड़ी बहुरिया थी, उसका क्या हाल हुआ एक तरीके से। पहला है सारा खेल खत्म हो गया, दूसरा सारा खेल खत्म हो गया। ये तो डिट्टो लाइन चैप्टर के आपके उठा के यहाँ पर लिख दी गई है, तो बिल्कुल ये तो ठीक नहीं होगा अगर देखा जाए तो। अब दूसरा ऑप्शन कह रहा है तीनों भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया। तीसरा ऑप्शन है तीनों भाई गांव छोड़कर शहर जा बसे। चौथा है दूसरा और तीसरा दोनों। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, आपका होगा चौथे वाला, यानी कि दूसरा और तीसरा दोनों ठीक होंगे। तीनों जो भाई थे उन्होंने संपत्ति का बंटवारा कर लिया, यहाँ तक कि एक बनारसी साड़ी थी बड़ी बहुरिया की, उसे उसके भी 3 टुकड़े कर डाले, यानी कि संपत्ति का बंटवारा कर लिया। और तीनों भाई फिर क्या कर लिया, उन्होंने गांव छोड़कर शहर जाकर बस गए। तो डी वाला ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 वाला है, जमीन पर दावे और दखल किसने दिए। तो जमीन पर दावे की बात की जाए या दखल की बात की जाए, तो पहला ऑप्शन भाइयों ने, दूसरा रियतदारों ने, तीसरा गांव वालों ने, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जमीन पर दावा, यानी कि दावा करने का मतलब है, अगर मैं कहूँ कि इस ज़मीन पे मैं दावा कर रही हूँ तो इसका मतलब इस ज़मीन पे मेरा हक है। तो दावा और दखल देना का मतलब है यहाँ पर कि जो भाई थे, बड़ी बहुरिया के जो पति के जो भाई थे, उन्होंने क्या किया, जब संपत्ति का बंटवारा करे तो उन्होंने दावा किया कि ये ज़मीन हमारी है। तो बड़ी बहू यहाँ पर हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द्रौपदी चीर हरण लीला, ये जो यहाँ पंक्ति प्रयोग की गई है इस लेखक के द्वारा, इसका भाव अर्थ क्या है। पहला है संपत्ति का बंटवारा करना, दूसरा गांव वालों द्वारा बड़ी बहुरिया को धोखा देना, तीसरा बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े करना, और चौथा मोदाइन का बड़ी बहुरिया के साथ बदतमीजी करना। तो यहाँ पर आपका संपत्ति का बंटवारा करना ही ठीक होगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा जो बनारसी जो साड़ी थी, बनारसी थी आई थिंक, तो उसके 3 टुकड़े कर डाले थे। और यहाँ पर ये जो था, ये दिखाने का मतलब यहाँ पर यही था कि छोटी से छोटी चीज़ भी यहाँ पर नहीं छोड़ी थी इन्होंने संपत्ति का बंटवारा करते टाइम। तो इसलिए आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवदिया कौन होता है। तो संवदिया के बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि संवदिया पेटू किस्म का होता है, वो बस खाता रहता है, इस तरीके से बताया गया है। पर यहाँ पर जो संवदिया दिखाया गया इस चैप्टर में बिल्कुल अलग दिखाया गया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, पहला है जो आदमी संवाद लाने और ले जाने का कार्य करता है। बिल्कुल ठीक बात है, पहले जब टेलीफोन वगैरह नहीं होते थे या फिर जो गुप्त समाचार पहुंचाने होते थे, तो उनके लिए एक आदमी क्या करता था, संवादों को लाता था, मतलब कि अगर उसे कोई बताता था तो वो उस तक पहुंचाता था। तो ए ऑप्शन ठीक है हमारा। दूसरा जो डटकर खाता है बिल्कुल ठीक है। अब जैसे अगर जो बहुरिया, बड़ी बहुरिया ने अपना संवाद भेजा, तो वो क्या करता है, वो मायके जाता है, तो वहाँ पर जाकर उसकी जो बड़ी बहुरिया की जो माँ होती है वो उसे बहुत सारा जो खाना ऑफ़र करती है कि तुम ये खाओ वो खाओ, और वो कहती भी है, जो संवदिया होता है वो तो क्या है, बहुत ज़्यादा खाता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, डट कर खाता, ये भी ठीक है। तीसरा देखिए, जो ऑफर कर सोता है, यानी कि आराम से सोता है, उसे क्या लेना देना, जो भी संवाद है वो पहुँचा देता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 52 वाला। यहाँ पर कह रहा है, लेखक के पिताजी के द्वारा घर में प्रह किन पुस्तकों का चित्र आकर्षक ढंग से पाठन कार्य किया जाता था। तो लेखक के पिताजी के द्वारा, ये जो प्रश्न आपका प्रेमचंद की छाया स्मृति से पूछा गया है, तो जो लेखक के पिताजी थे वो क्या करते थे, रामचरितमानस और रामचंद्रिका जो था, इन 2 पुस्तकों का अपनी जो पूरी फैमिली, अपने पूरे परिवार को बिठाकर इन 2 पुस्तकों पढ़ा करते थे। तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था, कहानी किसका पर्याय बन चुकी है। तो उसने कहा था, अगर आपको पता हो किसने रचित है, तो ये जो है उसने कहा था कहानी
प्रेमचंद्र जो है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है इनके द्वारा लिखी गई है, तो इसी का पर्याय बनेगी। तो हमारा ये हो गया ऑप्शन ये बी वाला ठीक। तो इसलिए आपको क्या है, जीवन परिचय भी करना है, कम से कम जो रचनाएं हैं वो तो याद होनी ही चाहिए, जो भी लेखक हैं उनकी और जो भी कवि है उनकी। अगला प्रश्न है, आत्मा के शिल्पी रेणु यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा किस कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है। तो ये जो है आपका पहला ऑप्शन मेला आंचल, दूसरा प्रति परिकथा, तीसरा संवदिया और चौथा तीसरा कसम। तो यहाँ पर होगा हमारा संवदिया वाला ऑप्शन ठीक, क्योंकि इसी ये चैप्टर आपके में लगाया गया और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से मानवीय संवेदना जो है वो दिखाई गई है, एक जो संवाद देने वाला है उसके अंदर भी। अब जो है यहाँ पर अगला है 55 वाला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कार्नेलिया किसकी पुत्री थी। तो कार्नेलिया किसकी पुत्री थी, पहला ऑप्शन सेल्यूकस की पुत्री, दूसरा निकोलस की पुत्री, तीसरा अलेक्जेंडर की पुत्री और चौथा कोई नहीं। तो ये थी सेल्यूकस की पुत्री, आपको ध्यान रखना है। तो ये होगा हमारा ए वाला ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि को बसंत आने की सूचना मिलती है। तो किस प्रकार से मिलती है कवि को बसंत आने की सूचना। बसंत आया जो है उस कविता से प्रश्न है। पहला, कैलेंडर के लाल निशान से, यानी कि कैलेंडर में जो लाल निशान होता है उसका मतलब होता है कि इस दिन छुट्टी है, ठीक है। तो इसके ये जो था कवि कहता है कि मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पता था, क्योंकि वो कविताएं पढ़ता रहता था, उससे पता था उसे कि प्रकृति में ये चेंजेस होते हैं, ये परिवर्तन होते हैं। और साथ ही साथ क्या प्रमाण था, कैलेंडर में छुट्टी का प्रमाण था कि इस दिन छुट्टी है बसंत की, और इसके साथ साथ दफ्तर में भी छुट्टी थी। इन सारी चीज़ों से उसे पता चला कि जो बसंत है उसका आगमन हो चुका है। और पहली बार जो कवि है उसे महसूस हुआ था पहली बार कि इस प्रकार से, यानी कि जब उसे प्रकृति की जो अनुभव है केवल उसने कविताओं में पढ़े थे, पहली बार उसने महसूस किया कि आज के दिन क्या है, अमुक दिन जो है वो लिखता है, अमुक दिन जो है, आज के दिन जो है उसे वसंत के आगमन का इस प्रकार से क्या है अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। तो यहाँ पर आपका पहला कैलेंडर के लाल निशान से, दूसरा प्रकृति के विभिन्न अंगों से हो रहे परिवर्तन से, ये दोनों ठीक होंगे। इसको लेकर आपका हो जाएगा ये डी वाला ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 25 पैसे के लिए हाथ फैलाने वाला आदमी कवि को कैसा लगता है। तो 25 पैसे के लिए 1947 के बाद वाली जो कविता है उसमें बताया गया है कि 25 पैसे के लिए जब कवि के आगे कोई हाथ फैलाता है तो उसे वो ईमानदार लगता है, यानी कि वो अपनी असलियत दिखा रहा है कि वो क्या है, गरीब व्यक्ति है। चाहे वो थोड़ा बहुत उसमें क्या कर रहा है, उसमें वो काम नहीं करना चाहता है, ठीक है, वो कामचोर है, ये चीज़ें प्रकट हो रही हैं, पर जो भी चीज़ें वो असलियत में अपने आप को प्रकट कर रहा है, वहाँ पर कोई ढोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो बाकी जो हैं वो अमीर हुए हैं तो वो भी अमीर हो सकता था, पर वो क्या है वहाँ पर अपनी ईमानदारी प्रकट कर रहा है। तो ए ऑप्शन ठीक है, जो 25 पैसे के लिए और जो एक रोटी के लिए जो हाथ फैलाता है, तो यहाँ पर वो व्यक्ति क्या है ईमानदारी प्रकट कर रहा है, कवि का ऐसा मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस में विश्वास रखता था। तो सूरदास जो है पहला प्रतिशोध लेने में, दूसरा क्षमा करने में, तीसरा रोने धोने में और चौथा इन सभी में। तो जो सूरदास है उसका मानना था कि क्षमा करने में, यानी कि उसे पता था कि झोपड़ी में आग किसने लगाई है, फिर भी वो उसे क्षमा कर देता है। और साथ ही साथ वो क्या प्रतिशोध नहीं लेना चाहता है, यानी कि जब उसे पूछा जाता है कि तुम कितनी बार झोपड़ी बनाओगे, तो वो कहता है 16 बार। तो इसका मतलब है वो क्या है, क्षमा करने में विश्वास रखता है। तो इसलिए आपका ये हो गया बी वाला ऑप्शन ठीक। और अगला क्वेश्चन है, शेखर कौन था। तो शेखर कौन था, पहला है यहाँ पर ऑप्शन रूप का दोस्त, दूसरा रूप साहब का पुत्र, तीसरा मनमोजी युवक और चौथा रूप का बड़ा भाई। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला ठीक, रूप का दोस्त, ठीक है। जो रूप सिंह था उसका दोस्त जो उसके साथ आया था गाँव में वो था शेखर। अगला क्वेश्चन है 60 वाला, सूरदास ने जो रुपये थे सूरदास, यहाँ पर लिख रखा सूरदास ने रुपयों को अपना मानने से क्यों इनकार कर दिया। तो क्यों यानी कि जब उसे कहा जाता है कि जो भैरव है उसने तुम्हारा धन चुरा लिया है, तो वो जो है उस पोटली को अपनी स्वीकार करने से क्यों मना कर देता। पहला ऑप्शन, अंधे भिखारी के पास धन होना लज्जा की बात थी, दूसरा वह यह नहीं बता सकता था कि ये रुपये कहाँ से आए, तीसरा वह इस धन से नेक कार्य करना चाहता था और चौथा कै वैक है दोनों।
तो पहला यहाँ पर जो ऑप्शन है वो तो ठीक है, क्योंकि अंधा भिखारी के पास इतना ज़्यादा धन होना वो क्या है, एक लज्जा की बात है। दूसरा है, वह यह भी नहीं बता सकता था कि इतना सारा धन किसके कहाँ से इकट्ठा किया उसने, क्योंकि वो तो भिखारी था। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, इसको लेकर हमारा ये फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 वाला है, बस से देवकुंड उतरने के बाद रूप सिंह के गाँव में माही की कितनी दूरी थी, यानी कि गाँव माही पहुँचने में कितनी दूरी लगी। तो यहाँ पर हमारा ये 15 किलोमीटर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक। अगला देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्री बोर्ड का। तो ये है 62 वाला, सुभागी थी, कौन थी सुभागी? ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा भी था जब सूरदास की झोपड़ी का मैंने 2 पार्ट्स बना रखे हैं, उसमें से कोई भी। तो पहला ऑप्शन है दयालु व संवेदनशील नारी, दूसरा कठोर व निर्मम, तीसरा सूरदास से ईर्ष्या करने वाली और चौथा है कमज़ोर व शक्तिहीन। तो हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पर ठीक हो जाएगा, दयालु व संवेदनशील नारी। तभी तो वो क्या है, बिना कुछ समझे वो भैरव के पास दोबारा रहने के लिए जा रही थी। उसे पता था उसे बहुत कष्ट होगा, तो फिर भी वो क्या है उसके पास गई, क्योंकि सूरदास की पोटली उसे वापस लानी थी। इसी के साथ हमारा प्री बोर्ड यहाँ पर सॉल्यूशन ख़त्म होता है हिंदी का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी। थैंक यू सो